हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आज एक और नए पाठ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में पढ़ना। पाठ 10, पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन, जो लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पहले पढ़ते हैं इसके केंद्रीय भाव को। केंद्रीय भाव। संस्मरण किसी व्यक्ति की स्मृति चित्र को कहते हैं। तो संस्मरण कौन कहलाता है? संस्मरण एक प्रकार की गद्य की विधा है, जिसे हम स्मृति चित्र मतलब जो हमारी यादों में बसे हुए चित्र हैं उनको हम लिखकर दिखाते हैं या लिखकर अपने प्रकट करते हैं, उनको हम संस्मरण कहते हैं या किसी को हम सुनाते हैं। महादेवी वर्मा एक श्रेष्ठ कवयित्री होने के साथ साथ संस्मरण और रेखा चित्र की सिद्ध लेखिका हैं। मेरे बचपन के दिन संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन के दिनों का पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, सामाजिक संबंधों का भावपूर्ण चित्रण किया है। प्रस्तुत संस्मरण में तत्कालिक परिस्थितियों, भाषा, बोली तथा धर्मों की समरसता युक्त स्वरूप की झलक है। संस्मरण में स्वतंत्रता आंदोलन के उल्लेख के साथ साथ बापू द्वारा दिए गए पुरस्कारों में मिले चांदी के कटोरे को मांग लेने का प्रसंग अत्यंत भावुक है। यह प्रसंग बाल मनोविज्ञान की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। संस्मरण में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बीते पल जहां उस समय के साहित्यिक परिवेश में को व्यक्त करते हैं, वहीं जेबुन्निसा और जवारा नवाब के परिवार के साथ उनके संबंधों में सर्वप्रथम समभाव की भावना परिलक्षित होती है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। तो आइए जानते हैं पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। ये रही हमारी प्रिय लेखिका महादेवी वर्मा, जिन्होंने इस संस्मरण को लिखा है। तो आइए जानते हैं पहले इनके जीवन परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश के संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं। महादेवी वर्मा जी को अपनी रचना नीरजा पर पुरस्कार मिला। आपने चांद मासिक पत्र का संपादन भी किया। आपकी विविध साहित्यिक, शैक्षिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। वे एक कुशल चित्रकार भी थे। महादेवी जी की रचित प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि पाठकों को अपनी ओर खींच लेती हैं। महादेवी जी का निधन 11 सितंबर सन 1987 को हुआ। महादेवी जी की भाषा अत्यंत प्रांजल, प्रौढ़ और स्पष्ट है। शब्द चयन अद्भुत है। शब्द छोटे, भावव्यंजक तथा अर्थपूर्ण गौरव रखते हैं। महादेवी वर्मा की लेखन शैली के 3 रूप दिखाई देते हैं। ये हैं विवेचनात्मक, विचारात्मक और कलात्मक। उनकी शैली गंभीर, चिंतन प्रधान और विश्लेषणात्मक है। छायावाद तथा रहस्यवाद धारा में प्रसाद पंत और निराला के साथ महादेवी वर्मा एक प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। गद्य एवं पद्य की धाराओं को अत्यधिक सचेतना के साथ प्रभावशील बनाने वाले साहित्यिक सृष्टाओं में महादेवी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसी रही हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। आइए अब जानते हैं इनके द्वारा लिखी गई स्मृति की रेखाओं संस्मरण के बारे में। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है।
सभी की बचपन की स्मृतियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, उनको हर इंसान सँजोए रखता है, लेकिन महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृतियों को सबके साथ साझा किया है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। तो देखिए महादेवी वर्मा जी कैसे पारिवारिक वातावरण में पली बड़ी और वह अपने परिवार की इकलौती संतान थी। मेरी माता जबलपुर से आई तब भी अपने साथ हिंदी लाईं, तो उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति हिंदी बोलने वाला नहीं था, लेकिन उनकी माता जो थी जबलपुर से आई हुई थी और वह हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र सभी ने पढ़ा होगा, बच्चों ने अपने बचपन में पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा। अपने घरों के दादा दादी नाना नानी से कविताएं वो कहानियाँ सुनी होंगी पंचतंत्र की। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी और ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस में नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनाती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मतलब मिशन स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं उसमें उनका दाखिला कराया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, तो स्कूलों का वातावरण स्कूलों जैसा था। वहाँ का सब कुछ अलग था। वहाँ उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉस्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। अब दूसरे स्कूल में दाखिला हुआ। यहाँ भी 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वें दर्जे मतलब 5th क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियों भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। मैस मतलब जहाँ खाना पीना मिलता है। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। प्याज बहुत ही कम खाने में उपयोग की जाती थी। यहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। तो छात्रावास में उनका दाखिला हुआ था। वहाँ एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहले ही साथ सुभद्रा कुमारी मिली। तो सुभद्रा कुमारी उनकी बचपन की साथी हैं। 7वें दर्जे में भी मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, माँ भी लिखती थी और गाती भी थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बोले, यही सुना जाता था प्रभाती गाती में। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसा लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा कुमारी जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उनमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं
ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा दिया और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस द वेस्ट में एक पेड़ की डाली के नीचे थे। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे थे तो लोग उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन देखा इलाहाबाद में है, वहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। तहाँ हिंदी का प्रचार भी चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। हरिऔर जी अध्यक्ष होते थे, श्रीधर पाठक होते थे, कभी रमराकर जी होते थे, कभी कोई और होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। तो लेखनी उनकी कितनी सुंदर थी कि उनको प्रथम पुरस्कार मिलता था। एक बार की घटना की याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आ गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। तो उन्होंने वह कटोरा सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी को दिखाया। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसे उन्हें दे देते थे। उस दिन जब मैं बापू के पास गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखाओ मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा, कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो देखिए कितनी दानी थी कि चांदी का कटोरा जो इनको कविता सुनाने पर मिला था, उपहार स्वरूप मिला था, वह उपहार भी इन्होंने ऐसे ही सहर्ष दान कर दिया बापू जी के कहने पर। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। अब सुभद्रा जी की पढ़ाई पूरी हो गई होगी तो वो चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थे, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता था। बाद
देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं, वे आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात है। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे। कोई विवाद नहीं था, जैसा कि आज के समय में देखने को मिलता है। पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। और आज क्या है, आज तो घर में ही नहीं बनती है। मैं जब विद्यापीठ आई तब एक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते कि हम बड़े हो जाते तब तक चलते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे घर में मनाए जाते थे। उनको एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए भी कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब एक भाई को निहार कर रहना चाहिए। तब तक एक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। तो देखिए पहले कितना प्यार होता था। मुस्लिम थी लेकिन हिंदू बहनों का इंतज़ार करती थी और भाई को भी खाने पीने को कुछ नहीं देती थी कि जब तक भाई राखी नहीं बांध जाता, तब बहन राखी नहीं बांध जाती, तब तक तुम कुछ नहीं खाओगे। और बार बार उन्हें बुलाने का भी प्रयास करती थी बहनों को। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये का या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो उनने उसका नामकरण भी कर दिया। कितना मेल मिलाप था पहले के ज़माने में लोगों को एक दूसरे से। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलाई जाती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलती थी। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता, भारत की कथा कुछ और होती तो कुछ समय बाद हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा हुआ देश का, पाकिस्तान हिंदुस्तान में, तो वह आज़ादी के समय की ही बात है। तो देखिए पहले कितना भाईचारा था और कुछ समय बाद कितना परिवर्तन हुआ। तो ये थी हमारी महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने अपने बचपन की यादें साझा की हमारे साथ। आइए
अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।